बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा क्लासिकल ड्रामा का चैप्टर नंबर 7 जो कि है किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे, क्योंकि डिटेल्ड बायोग्राफी हम हैमलेट वाले चैप्टर में देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट बायोग्राफी को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन करेंगे प्ले की, देन हम समरी को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम लोग मेजर थीम्स देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है विलियम शेक्सपियर की शॉर्ट बायोग्राफी। इनका फुल नेम था विलियम शेक्सपियर। ये पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। प्रोफेशन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे और एक्टर भी थे। इनकी शादी हुई थी एन हैथवे से, जिनसे इनके 3 चिल्ड्रन हुए। फेमस थिएटर कंपनी की बात करें जिसमें इन्होंने काम किया वो था द किंग्स मैन। मेजर वर्क्स की बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ, किंग लेयर, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने 39 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखी और 2 नरेटिव पोइम्स लिखी। इनके जो प्लेज हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्ट्री प्लेज आते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट प्ले राइट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कैरेक्टर्स इस तरह से डिज़ाइन किए, इस तरह से लिखे कि लोग उन कैरेक्टर्स को खुद के साथ रिलेट करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की और टाइमलेस थीम्स यूज़ किए, इसीलिए इनके प्लेस को टाइमलेस प्लेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टराइजेशन ऑफ किंग लेयर। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है किंग लेयर का। किंग लेयर जो है वो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो भी है। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो किंग लेयर है वो बहुत प्राउड है, बहुत जल्दी फैसला कर देने वाला और खुशामद से बहुत खुश होता था। इसको बहुत खुशी होती थी जब दूसरे इसकी तारीफ़ करते थे। अपनी रॉन्ग जजमेंट की वजह से इसने अपनी वो बेटी जो सच में इससे मोहब्बत करती थी उसको डिसऑन कर दिया अपनी इनहेरिटेंस से, और वो बेटियां जो सिर्फ इसकी चापलूसी कर रही थी, खुशामद कर रही थी, उन पे इसने ट्रस्ट कर लिया। और उसके बाद फिर इसको पता चला कि मैं गलत था, मेरा जो फ़ैसला था वो गलत था। एट द एंड ऑफ द प्ले उसको ट्रू लव जो है उसकी वैल्यू की समझ आती है, और लेकिन ये रियलाइजेशन उसको बहुत लेट मिलती है, और यही जो थी वजह थी जो इसके डाउनफॉल की वजह बनी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्डेलिया का करेक्टर। कॉर्डेलिया जो है ये किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी थी और सबसे ऑनेस्ट। किंग लेयर की ये फेवरेट बेटी थी, बहुत मोहब्बत करता था किंग लेयर अपनी इस बेटी से। अनलाइक हर सिस्टर्स, इसने अपने फादर को फ्लैटर करने से मना कर दिया, मतलब अपने फादर की खुशामद करने से मना कर दिया अपने पर्सनल गेन के लिए, जिसकी वजह से किंग लेयर ने इसको डिसऑन कर दिया और फिर ये शादी करके फ्रांस चली गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है गोनरल का। गोनरल जो है ये किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी थी और ये मेन एंटागनिस्ट मानी जाती हैं। ये बहुत एम्बिशियस थी, सेल्फिश थी और मैनिपुलेटिव भी थी। इसने अपने बाप की खुशामद करने के बाद इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको मिल गया। बाद में इसने अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, और बाद में हम बाकी इसकी स्टोरी देखेंगे कि क्या होती है, लेकिन एट द एंड ये भी मर जाती है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है रीगन का। तो जो रीगन का कैरेक्टर है ये मिडल डॉटर थी किंग लेयर की। ये भी गोनरल की तरह ही थी। अपने फादर को इसने भी फ्लैटर किया उसकी खुशामद करने के बाद। इसको भी इनहेरिटेंस का एक बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन बाद में अपनी फादर की इसने ह्यूमिलेशन शुरू कर दी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा सलूक करती है अपने फादर के साथ। उसके बाद हमारे पास है एडमंड का कैरेक्टर। एडमंड जो है ये ग्लॉस्टर का इलेस्टिमेट बेटा था। ये बहुत क्लेवर तो था, लेकिन इसका बहुत इमोरल कैरेक्टर हम लोगों को इस प्ले में देखने को मिला है। जब इसने ये देखा कि जब ये पैदा हुआ था अपनी पैदाइश की वजह से बहुत अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, इसने डिसाइड किया कि ये अपने फादर और अपने ब्रदर को बेट्रे करेगा। धोखा देने के बाद जो है उसने पावर गेन की, और ये बहुत इंटेलिजेंस था, एम्बिशियस था और मैनिपुलेटिव भी था। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले इसको रिग्रेट भी होता है, लेकिन जो इसकी रिपेंटेंस थी वो बहुत लेट थी, तब इसकी रिपेंटेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है एडगर का। एडगर जो है वो ग्लॉस्टर का लेजिटिमेट बेटा था, और ये इस पूरे प्ले में हम लोगों को गुडनेस और लॉयल्टी की सिंबल मिलेगा।
एडमंड जो है उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर उसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए किंगडम से भाग जाता है और ख़ुद को एक बेस बदल लेता है पुअर टॉम में। स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि जब इसका फादर ब्लाइंड हो जाता है तब भी ये अपने फादर की सीक्रेटली हेल्प भी करता है और एट द एंड ऑफ द प्ले ये एडमंड को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और फिर एडमंड को हरा देता है और तभी जो है वो एडमंड की मौत हो जाती है। एडगर जो है वो सिंबलाइज करता है पूरे प्ले में जस्टिस, पेशेंस और विर्चू को। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है एरल ऑफ ग्लॉस्टर। जो ग्लॉस्टर है ये एक लॉयल नोबल मैन था। इसकी और किंग लेयर की जो स्टोरी है ये पैरेलल चलती है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि किंग लेयर के डबल प्लॉट को डिस्कस करें तो ये इसी डबल प्लॉट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो पैरेलल चली हैं। किंग लेयर ने वहाँ से अपनी बेटी को डिसऑन किया, वो बेटी जो ऑनेस्ट थी किंग लेयर के साथ, और यहाँ से ग्लॉस्टर ने अपने उस बेटे को जो है वो डिसऑन किया। डिसऑन करने वाला ही हिसाब हुआ, अपने उस बेटे को छोड़ दिया जो उसके साथ लॉयल था। दोनों की जो स्टोरीज थी वो पैरेलल चल रही थी। डबल प्लॉट इसमें यूज़ हुआ है क्योंकि 2 फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए इस प्ले में डबल प्लॉट का यूज़ हुआ है। जब इसको इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होता है कि ये गलती इसने की है कि इसने गलत बेटे पर भरोसा किया है और उसके बाद फिर ये ब्लाइंड भी हो जाता है। वो हम प्ले में देखेंगे कि किस तरह से ये ब्लाइंड होता है। इसका जो करैक्टर है वो हम लोगों को विज़डम की एक अलामत शो करवाएगा, लेकिन इसको जो विज़डम मिली वो थ्रू सफरिंग मिली। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है केंट का। केंट जो है वो हमें पूरे प्ले में मोस्ट लॉयल सर्वेंट और फ्रेंड मिलेगा किंग लेयर का। ये जो था वो बहुत ऑनेस्ट था और इसने एडवाइस भी दी थी किंग लेयर को कि वो कॉर्डेलिया को डिसऑन ना करें, बैनिश ना करें। लेकिन किंग लेयर को बहुत ज़्यादा उस टाइम गुस्सा था, इसलिए किंग लेयर ने केंट को भी बैनिश कर दिया। लेकिन केंट जो है ये वापस आया, अपना बेस बदल के वापस आया और इसने अपना नाम रखा केयस। केयस के नाम से इसने दोबारा से सर्विस स्टार्ट की किंग लेयर के पास। अब ये चीज़ जो है वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सेल्फलेस सर्विस को शो करती है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर हमारे पास द फूल। ये जो फूल का कैरेक्टर है ये हमें प्ले में सबसे वाइजेस्ट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये अपने जोक्स के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू किंग लेयर की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता था और वो सच दुनिया के सामने बोलता था जो कोई नहीं बोल सकता था। ये हम लोगों को हॉमर भी प्रोवाइड करता है और विजडम भी। ये भी किंग लेयर के साथ थ्रू आउट द प्ले लॉयल रहा, उसके सफरिंग के दौरान भी। नेक्स्ट हमारे पास है किंग लेयर की समरी। तो ये जो प्ले है ये बिगिन होता है किंगडम ऑफ ब्रिटेन से, जहाँ पर किंग लेयर की हुकूमत होती है। बहुत सालों से किंग लेयर वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। अपनी एज की वजह से अब वो ये चाहता था कि वो रिटायर हो जाए और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो उसकी रूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनसे वो अब रिटायर हो जाए और अपना जो किंगडम है वो अपनी बेटियों में डिवाइड कर दे। इसका ये ख्याल था कि किंगडम को डिवाइड करने के बाद ये एक पीसफुल लाइफ गुजारेगा और इसकी जो डॉटर्स हैं, इसकी जो बेटियां हैं, वो फिर उसके बाद किंगडम को संभालेंगी। किंग लेयर की 3 डॉटर्स थीं। गनरल सबसे बड़ी बेटी थी, रीगन मिडल वाली बेटी थी और जो कॉर्डेलिया थी वो सबसे छोटी और किंग लेयर की फेवरेट बेटी थी। किंग लेयर जो है कॉर्डेलिया से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन एक फुलिश डिसीजन की वजह से ये कॉर्डेलिया को खो देता है। अपने किंगडम को डिवाइड करने से पहले ये अपनी डॉटर से पब्लिकली कहता है कि जो बेटी मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगी, मैं सबसे ज़्यादा हिस्सा अपनी इनहेरिटेंस का, किंगडम का, उसको दूंगा। यहीं से इस प्ले की जो मेजर मिस्टेक है वो हम लोगों को नज़र आएगी, जो कि किंग लेयर को इसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगी। गॉन्डल जो है वो सबसे पहले बोलती है, ये वो बहुत एक एग्जैजरेटेड स्पीच देती है जिसमें वो ये कहती है कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फादर से करती है, यहाँ तक कि दौलत, फ्रीडम, हैप्पीनेस, हर एक चीज़ से ज़्यादा वो अपने फादर से मोहब्बत करती है। और वो ये भी कहती है कि वो इस दुनिया में उसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने बाप के। अब उसकी ये इतनी एग्जैजरेटेड स्पीच सुन के ऑडियंस फ़ौरन समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है और इसको सिर्फ पावर और लैंड चाहिए। लेकिन किंग लेयर जो है उसकी स्पीच से बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना एक लार्ज पोर्शन ऑफ किंगडम उसको देने का फ़ैसला करता है। उसके बाद रीगन बोलना शुरू करती है और उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि उसने अपनी सिस्टर से ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज़ करना है। वो ये क्लेम करती है कि उसका जो लव है वो उसकी बहन से भी ज़्यादा है। उसको इस दुनिया में कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती सिवाय उसके बाप के। किंग लेयर जो है वो दोबारा से बहुत खुश होता है और उसको भी अपने किंगडम का एक लार्ज पार्ट देने का वादा करता है। दोनों सिस्टर्स इजीली सक्सेसफुल हो जाती हैं अपने बाप की झूठी तारीफ़ करने में। फाइनली कॉर्डेलिया की बारी आती है। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो कॉर्डेलिया है ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पीच देगी, क्योंकि किंग लेयर सबसे ज़्यादा इसी से प्यार करता है। कुछ भी कहने की बजाय कॉर्डेलिया कहती है, नथिंग माय लॉर्ड।
सारा का सारा कोर्ट जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। किंग लेयर को बिलीव नहीं होता कि उसने क्या सुना। वो कहता है कि क्या तुम अपनी बात को एक्सप्लेन करोगी? कॉर्डेलिया कहती है कि मैं अपने बाप से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी को करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी जितनी भी मोहब्बत है वो सारी की सारी मेरे बाप के लिए है। एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और फिर उस मोहब्बत का कुछ हिस्सा मुझे अपने हस्बैंड को भी देना पड़ेगा। उसका ये कहना था कि उसको ट्रू लव पे बिलीव है, ना कि एग्जैजरेटेड वर्ड्स पे, कि बड़ी बड़ी स्पीचेस दिए जाएं अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए। लोग जो हैं वो उसकी ऑनेस्टी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किंग लेयर जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका प्राइड सारी पब्लिक के सामने हर्ट हो गया था। गुस्से में आके वो कॉर्डेलिया को डिसऑन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मेरी इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा नहीं है और तुम अब मेरी बेटी नहीं रही। अब ये जो इमोशनल डिसीजन था यही इस पूरे के पूरे प्ले को चेंज कर देता है। जो किंग लेयर का मोस्ट लॉयल फ्रेंड था कैंट, वो उनको मशवरा भी देता है कि आप ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वो रिस्पेक्टफुली किंग को ये बताने की कोशिश करता है कि जो कॉर्डेलिया है वही आपके साथ सिर्फ ऑनेस्ट है, बाकी गनरल और रीगन जो हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन किंग लेयर जो है वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको अपनी इंसल्ट फील हुई, जिसकी वजह से जो किंग लेयर है वो कैंट को भी इंग्लैंड से बैनिश कर देता है। कैंट जो है वो चला जाता है, लेकिन वो ये फैसला करता है कि वो किंग का साथ नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो खुद का बेस बदल के आता है और अपना नाम बताता है केयस। किंग लेयर जो है वो उसको पहचानता नहीं है और उसको अपने सर्वेंट के तौर पे हायर कर लेता है। ये जो है वो कैंट की लॉयल्टी को शो करता है कि इतना अनफेयरली ट्रीट होने के बावजूद भी उसको किंग लेयर की प्रोटेक्शन की फिक्र होती है। अब कॉर्डेलिया के हिस्से में कुछ नहीं आया था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी से शादी कर ले। उसके 2 पॉसिबल हस्बैंड थे, एक ड्यूक ऑफ बरगंडी और दूसरा किंग ऑफ फ्रांस। ड्यूक ऑफ बरगंडी जो है वो उसको मना कर देता है कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं बची। किंग ऑफ फ्रांस जो है वो उसकी ऑनेस्टी को एडमायर करता है और उससे शादी करता है और शादी करके उसको फ्रांस ले जाता है। ये अब जो कॉर्डेलिया है वो इंग्लैंड छोड़ देती है, लेकिन वो अपने फादर से अभी भी बहुत मोहब्बत करती है। इसी टाइम में जो शेक्सपियर है वो एक दूसरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डबल प्लॉट, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे दूसरी फैमिली की बात हो रही है, एरल ऑफ ग्लॉस्टर। इसके 2 बेटे थे। एडगर जो था वो लेजिटिमेट बेटा था जो कि इनहेरिटेंस का हिस्सेदार था, इनहेरिटेंस उसी के नाम जानी थी। और दूसरा था एडमंड, ये इलेजिटिमेट बेटा था। अब यहाँ पे ये सीन है कि जो इलेजिटिमेट जो चिल्ड्रन होता है ना, वहाँ पे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की इनहेरिटेंस में कोई कोई इसका हिस्सा नहीं बनता, उसको विरासत में कुछ नहीं दिया जाता। अब एडमंड जो है वो खुद को बहुत अनफेयरली समझता है कि ये सिस्टम मेरे साथ बहुत अनफेयर है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बजाय वो बुराई का रास्ता इख्तियार करता है और अब एक सीक्रेटली एक फेक लेटर लिखता है जिसमें ये प्रिटेंड किया जाता है कि जो एडगर है वो अपने फादर का मर्डर करने का प्लान बना रहा है। और वो जो है क्लेवरली वो जो लेटर है वो ग्लॉस्टर को दिखा भी देता है। ग्लॉस्टर एडमंड की बात पे यकीन कर लेता है, एडगर से ना कोई पूछताछ करता है, कुछ नहीं पूछता और उसको गद्दार करार दे देता है। एडगर जो है वो अब खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे ये एक सब प्लॉट है, ठीक है, पैरेलल स्टोरी है किंग लेयर की और ग्लॉस्टर की। जैसे वहीं पे किंग लेयर ने कॉर्डेलिया को रिजेक्ट किया, सेम एज इट इज यहाँ पे ग्लॉस्टर ने एडगर को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर से स्टोरी शिफ्ट होती है किंग लेयर की तरफ। किंगडम के हिस्से करने के बाद जो किंग लेयर है वो उसके पास सिर्फ एक टाइटल ही बचा था किंग का, किंगडम नहीं बचा था, सिर्फ उसके पास टाइटल था किंग का। अब वो ये फैसला करता है कि वो पहला महीना गनरल के पास गुजारेगा और नेक्स्ट वाला महीना जो है वो रीगन के पास गुजारेगा। जब वो गनरल के कैसल में पहुंचता है अपने 100 लॉयल नाइट्स के साथ, गनरल भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती अपने फादर को, वो बहुत जल्दी गनरल के कैसल में पहुंच जाता है। गनरल जो है वो बहुत ज़्यादा ना अनॉय हो जाती है कि बहुत जैसे होता है ना टीज होना, कि वो तंग होना शुरू हो जाती है और ये कहती है कि किंग लेयर के जो नाइट्स हैं ना वो बहुत शोर करते हैं और इनका बहुत खर्चा है। वो उनको बहुत अपने फादर को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू कर देती है। किंग लेयर की शुक्रगुजार होने की बजाय वो उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करती है और ये कहती है कि आपको अपने नाइट्स की जो तादाद है उसको कम कर लेना चाहिए। किंग लेयर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको इस बात की समझ नहीं आती कि वो बेटी जिसने इतना मोहब्बत का इजहार किया था अचानक से उसका रवैया इतना बदल कैसे गया। फर्स्ट टाइम किंग लेयर को जो है वो कुछ रियलाइज़ हुआ कि मैंने लगता है कि गलत फैसला कर लिया। अब यहाँ पे जो किंग लेयर है वो उसको बहुत ज़्यादा उसको वो डिसहार्ट हो जाता है और गुंडल का घर छोड़ देता है कि रीगन के पास अब वो चला जाएगा।
कि शायद रीगन जो है वो उसको गॉन्डल से बेटर ट्रीट करेगी। अनफॉर्चुनेटली रीगन ने उससे भी बदतर उसके साथ सलूक किया। क्लेयर के पहुंचने से पहले ही गॉन्डल जो है वो सीक्रेटली उसको लेटर में सब कुछ बता देती है और दोनों बहनें आपस में मिल जाती हैं अपने फादर के खिलाफ। रीगन जो है, रीगन के कैसल पहुंचने से पहले ही गॉन्डल भी वहां पे पहुंच जाती है और दोनों सिस्टर्स जो हैं वो एक साथ अपने फादर का वेलकम करने की बजाय उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। पहले वो कहती हैं कि अपने नाइट्स की तादाद को कम करें, 100 से 50 करें, और फिर कहती हैं 50 से 25 करें। और उसके बाद वो कहती हैं कि आपको नाइट्स की ज़रूरत ही क्या है, आपको तो एक भी नाइट की ज़रूरत नहीं है। किंग लियर को जो है वो बिलीव नहीं होता कि वो बेटियां जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी मोहब्बत के, अचानक से उनको क्या हो गया, उन्होंने तो मेरी केयर करने से इनकार कर दिया। फाइनली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देता है कि इनकी जो स्पीचेस थी वो झूठ पर मबनी थी, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। उसका जो दिल है वो कम्प्लीटली टूट जाता है और वो गम की हालत में कैसल को छोड़ देता है। और जब वो कैसल को छोड़ता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा होता है वहाँ पे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तेज़ बारिश हो रही होती है और उसी वेदर में वो उस कैसल को छोड़ देता है। यहाँ पे ये जो आंधी तूफान की बात हो रही है, ये सिर्फ वेदर की बात नहीं है, यहाँ पे शेक्सपियर ने इसको सिंबलाइज भी किया है किंग लियर के इमोशनल स्टेट से भी, कि उसके अंदर का माहौल भी वैसा ही था, ठीक है, वो हार्ट ब्रोकन था, उसके अंदर भी तूफान चल रहा था और बाहर का उसका माहौल था वो भी वैसा ही था। अब किंग लियर जो है वो जब बाहर निकलता है तो वो शाउट करना शुरू कर देता है विंड और रेन पे, ठीक है, कि जैसे कि वो खुद ही नेचर को चैलेंज कर रहा हो। अब वहाँ पे सिर्फ उसके पास 2 ही नाइट बचे थे। कैंट कैंट जो है उसका बेस बदला हुआ था केयस के तौर पे, ठीक है, जो बाद में आया था, और फूल, सिर्फ यही दोनों इसके साथ थे। इन्होंने किंग को छोड़ने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब जब वो तूफान से गुजर रहे थे तो जो फूल था वो डिफरेंट जोक्स कर रहा था, लेकिन उसके जो जोक्स थे वो एक डीप मीनिंग कैरी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो किंग लियर को ये याद करवाता है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था कि तुमने अपने मरने से पहले ही अपने किंगडम का फैसला कर दिया और तुमने अपनी गलत बेटियों पर ट्रस्ट किया। हर कोई इसको फूल तो कहता था, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे वाइडेस्ट कैरेक्टर है जो कि सच बोल रहा था विदाउट एनी फियर। और फिर किंग लियर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि जो फूल है वो बिल्कुल सच कह रहा है। अब उसके बाद जो स्टोरी है वो शिफ्ट होती है एडगर की तरफ। एडगर जो है वो खुद को छुपाता फिर रहा था क्योंकि ग्लॉस्टर का ये बिलीव था कि जो एडमन है वो क्रिमिनल है। सर्वाइव करने के लिए एडगर ने खुद का बेस बदला और होमलेस बन गया, बिल्कुल जैसे होता नहीं है कि फ़कीर के तौर पर उसने अपना हुलिया बदल लिया और अपना नाम रख लिया पुअर टॉम। अपने उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए थे और खुद को डर्ट में जो है वो कवर कर लिया और बहुत अजीब तरह से बोलना शुरू कर दिया कि वो ये प्रिटेंड करे कि वो पागल है। जब किंग लियर पुअर टॉम से मिलता है तो किंग लियर जो है वो ये कहता है कि किस तरह से पागलपन ने और लाइक जो इसकी हालत हो रही है उसकी वजह से इसकी कितनी बुरी कंडीशन है। पहली दफ़ा किंग लियर ने पुअर पीपल के बारे में सोचा था, क्योंकि एज अ किंग वो तो बहुत कंफर्टेबल एक लाइफ गुजार रहा था और उसने कभी भी आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था कि उनको कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब किंग लियर जिस सफरिंग से गुजर रहा था उसकी वजह से अब वो काइंड भी होता जा रहा था और थोड़ा अक्लमंद भी होता जा रहा था। ग्लॉस्टर को ये बात पता थी कि किंग लियर की अगर वो हेल्प करेगा तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने किंग लियर को शेल्टर दिया और उसने गॉनरल और रीगन से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली एडमंड जो है उसको पता चल जाता है अपने बाप की जो भी है कि क्या वो कर रहा है, किंग लियर की कैसे हेल्प कर रहा है। अब मजीद पावर हासिल करने के लिए एडमंड ने अपने फादर के साथ भी धोखा कर दिया और क्रॉनवेल जो है ये रीगन का हस्बैंड है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन में मैंने उसका मेंशन नहीं किया क्योंकि इसका कोई इतना खास कैरेक्टर नहीं था, लेकिन क्रॉनवेल जो है वो रीगन का हस्बैंड है। एडमंड जो है वो क्रॉनवेल और रीगन को जाके बता देता है कि जो ग्लॉस्टर है वो किंग की हेल्प कर रहा है सीक्रेटली और फ्रेंच आर्मी की भी। एडमंड जो है वो यहाँ पे उसको अपनी इस बेट्रेयल की वजह से ना उसको रिवॉर्ड भी मिलता है और टाइटल्स भी। क्रॉनवेल और जो रीगन है वो ग्लॉस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको गद्दार करार दे देते हैं। एक फेयर ट्रायल मतलब अदालत में जाने की बजाय वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और जो क्रॉनवेल है वो फोर्स करता है ग्लॉस्टर को कि उसको चेयर के साथ बांध देते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा रीगन है उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। अब जो क्रॉनवेल है वो यहाँ पे एक हॉरिफाइंग एक्ट जो है वो करता है अपने शेक्सपियर के इस प्ले में। सबसे हॉरिफाइंग एक्ट है कि वो ये करता है कि उसकी एक आंख निकाल लेता है, ठीक है, और जो ग्लॉस्टर है वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे जो सर्वेंट खड़ा होता है उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इतना ज़्यादा जालिमाना रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता और जो सर्वेंट है वो क्रॉनवेल पे हमला कर देता है ताकि वह ग्लॉस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। इस फाइट में क्रॉनवेल जो है वो बहुत ज़ख्मी हो जाता है और मरने से पहले क्रॉनवेल जो है वो ग्लॉस्टर की दूसरी आंख भी निकाल लेता है।
और जो ग्लोस्टर है वो अब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। रीगन जो है वो हंसना शुरू हो जाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि ये एडमंड ही था, कि एडमंड ही था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसी ने ये सब कुछ हम लोगों को बताया आके कि तुम जो हो वो किंग लेयर की सीक्रेटली हेल्प कर रहे हो, तुमने शेल्टर प्रोवाइड किया उसको। अब यहाँ पे ग्लोस्टर को अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि जो एडगर था वो इनोसेंट था, असल में जो मुजरिम था वो मेरा इलेस्टिमेट बेटा था एडमंड। अब वो फिजिकली तो ब्लाइंड हो गया था, ठीक है, लेकिन अब उसको सच्चाई का पता चल गया था। शेक्सपियर ने इसको एक सिंबलिज्म के तौर पे यूज़ किया है अपने प्ले में, कि जिस तरह से पहले उसके पास आंखें तो थीं, ग्लॉस्टर के पास पहले फिजिकली आइज़ थीं, लेकिन वो ब्लाइंड था, वो मॉरली ब्लाइंड था, उसको हकीकत के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब वो फिजिकली ब्लाइंड हो गया तो तब उसको जो हकीकत है तब पता चली। अब वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था और ग्लॉस्टर जो है वो कंट्री साइड की तरफ निकल जाता है। एडगर जो है वो सीक्रेटली उसको फॉलो करता है। एडगर जो है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील किए बगैर अपनी फादर को गाइड करता है। ग्लॉस्टर जो है वो अब ये समझता है कि उसकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो गई है, अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। वो टॉम से ये कहता है कि मुझे ऊंची किसी चोटी पे ले जाओ, क्योंकि मुझे जो है वो अब सुसाइड कमिट करनी है। तो एडगर जो है वो तो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने फादर को जो है वो सुसाइड कमिट करने दे, तो उसके वो अपने फादर के साथ ना एक ट्रिक करता है। वो जो है वो ग्लॉस्टर को लेके जाता है फ्लैट ग्राउंड पे, ठीक है, और उसको जो है वो कहता है, क्योंकि अब ज़ाहिर वो तो नहीं देख सकता, तो वो कहता है कि हम पहुंच गए हैं पहाड़ की किसी, हम बहुत हाई क्लिफ पे पहुंच चुके हैं। ग्लॉस्टर जो है वो जंप करता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा ही फासला होता है। तो एडगर जो है वो अब वहाँ पे एक दूसरा जो है समझ लें कि अपनी आवाज़ बदल के, तो वो कहता है यू सर्वाइव्ड अ मिरेकल, हेवन हैज़ सेव्ड योर लाइफ, तुम्हें किसी मोजज़े ने बचा लिया है। ग्लॉस्टर को अब ये बिलीव होता है कि गॉड ने उसको दूसरा चांस दिया है ज़िंदगी का। तो अब एडगर की इस काइंडनेस की वजह से जो ग्लॉस्टर है वो अब ये कहता है कि मैं अब सुसाइड नहीं करूँगा। अब स्टोरी शिफ्ट होती है कॉर्डेलिया की तरफ। उसको जब पता चलता है कि जो उसके जो फादर हैं वो किस तरह से सफरिंग का शिकार हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फ्रांस में सेफली रहने की बजाय वो ये कहती है कि मैं इंग्लैंड जाऊंगी। वो फ्रेंच आर्मी को अपने साथ लेके आती है और उसका कोई पर्पज़ नहीं था कि वो इंग्लैंड को फतह करेगी या उनके साथ लड़ाई का उसका कोई सीन नहीं था। वो सिर्फ अपने फादर को रेस्क्यू करना चाहती थी, और ये चीज़ जो है वो कॉर्डेलिया की मोहब्बत को शो करती है, वो मोहब्बत जो कभी चेंज नहीं हुई थी अब उसकी दूसरी सिस्टर्स की तरह। उसका ना तो कोई रिवेंज लेने का इरादा था और ना ही पावर, वो सिंपली सिर्फ अपने फादर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। किंग लेयर जो है वो उनको फील्ड्स में मिलता है, खेतों में मिलता है, लेकिन उसका माइंड अभी भी बहुत कंफ्यूज होता है। डॉक्टर्स और सोल्जर्स जो हैं वो उसको कॉर्डेलिया के कैंप में लेके आते हैं, और लेयर जो है जब वो उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास कॉर्डेलिया को पाता है। पहले तो उसको ये लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है, क्योंकि वो उसकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता था जिस तरह से उसने पहले उसको अनफेयरली ट्रीट किया। उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। कॉर्डेलिया जो है वो अपने बाप को माफ़ कर देती है, अब उसको उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाती, और अपने फादर को जो है वो अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है। अब ये जो रीयूनियन था एक बहुत इमोशनल मोमेंट देता है पूरे प्ले में, और ये शो करवाता है कि इंसान को माफ़ भी कर देना चाहिए। कॉर्डेलिया जो है वो इंग्लैंड फ्रेंच आर्मी के साथ आई होती है, तो वहाँ पर अब एक फ़ाइट होती है, जंग होती है इंग्लिश फोर्सेस के साथ, जिसको कि एडमंड और उसकी दोनों सिस्टर्स लीड कर रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेंच आर्मी है वो डिफीट हो जाती है, और जो किंग लेयर और जो कॉर्डेलिया है उसको कैदी बनाकर प्रिजन में डाल दिया जाता है। किंग लेयर जो है अब उसको ना तो कोई पावर चाहिए थी और ना ही कोई तख्त चाहिए था। वो अब उसने कॉर्डेलिया को ये कहता कि अब हम हैप्पीली जो हैं वो इस कैद खाने में रह लेंगे, हम मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो सीन है ये शो करता है कि किस तरह से चेंज हो गया उसका जो माइंडसेट था, वो चेंज हो गया। स्टार्ट में हम लोगों को कैसे एक प्राउड किंग देखने को मिला, और यहाँ पे अब वो एक प्रिजन में भी रहने के लिए राजी हो गया कि अब हम यहाँ पे खुशी खुशी रह लेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एडमंड जो है वो सीक्रेटली ऑर्डर देता है सोल्जर को कि वो कॉर्डेलिया को किल कर दें प्रिजन में ही, और ऐसा लगना चाहिए कि उसने सुसाइड कमिट की है। वो हर उस इंसान को ख़त्म कर देना चाहता था जो कि उसके पावर को चैलेंज कर सकता था। मीनवाइल यहाँ पे गॉनरेल और जो रीगन है उन दोनों के दरमियान एडमंड को लेके फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों बहनों को मोहब्बत हो जाती है ग्लॉस्टर के इलेस्टिमेट सन एडमंड से। एडगर जो है वो खुद को फाइनली रिवील कर देता है और एडमंड को चैलेंज करता है एक ड्यूएल के लिए। दोनों भाई जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो एडगर जो है वो एडमंड को डिफीट कर देता है।
मरने से पहले एडमंड अपने सारे क्राइम्स को एडमिट करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। पहली दफ़ा उसको पछतावा होता है और वो ये ऑर्डर देता है कि जो कॉर्डेलिया को मैंने किल करने के ऑर्डर दिए थे उनको रोक दो। लेकिन ये जो मैसेज है वो बहुत लेट पहुंचता है। अब नेक्स्ट जो सीन है वो शिफ्ट होता है रीगन और गॉनरेल की तरफ। रीगन जो है वो बीमार हो जाती है क्योंकि गॉनरेल ने सीक्रेटली उसको पॉइजन दे दिया था आउट ऑफ जेलसी कि जो एडमंड ज़ाहिरा दोनों बहनें जो हैं वो एक ही शख्स से मोहब्बत करना शुरू हो गई हैं। अब उसने जो है वो उसको जहर दे दिया और रीगन की वहाँ पे डेथ हो जाती है। जब गॉनरेल का ये क्राइम एक्सपोज होता है कि उसने अपनी बहन को जहर दे दिया, उसकी सारी जो होप्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो भी सुसाइड कमिट कर लेती है। दोनों बहनें जो हैं वो मर जाती हैं अपने ही लालच और खुदगर्जी की वजह से। अब यहाँ पे एडमंड ने कोशिश तो की कि वो कॉर्डेलिया को बचा दे, उस ऑर्डर को स्टॉप कर दे, लेकिन क्योंकि वो पैगाम बहुत लेट पहुंचा था, तब तक कॉर्डेलिया जो थी वो प्रिजन में हैंग हुई मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सीन है वो हमें ये देखने को मिलता है कि जो किंग लेयर है उसने कॉर्डेलिया की डेड बॉडी उठाई हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो ये उम्मीद करता है कि हो सकता है ये अभी भी जिंदा हो, लेकिन कॉर्डेलिया की डेथ हो चुकी होती है। अब ये सीन जो है वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन है पूरे प्ले में। किंग लेयर जो है वो बियर नहीं कर पाता कि वो अपनी सबसे प्यारी बेटी उसकी डेथ हो गई है और किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है शदीद गम की वजह से। किंग लेयर की डेथ के साथ ये जो ट्रेजिक स्टोरी है उसका एंड हो जाता है। सबकी डेथ के बाद स्टोरी में सिर्फ एडगर, केंट, अल्बानी ये बाकी बचते हैं। अल्बानी जो है ये गॉनरेल का हस्बैंड था, ठीक है, क्रॉनवेल रीगन का हस्बैंड था और ये जो अल्बानी है ये गॉनरेल का हस्बैंड था, ठीक है। एडमंड, गॉनरेल, रीगन, ग्लॉस्टर और कॉर्डेलिया सबकी डेथ हो चुकी होती है। अल्बानी जो है वो एडगर और केंट को कहता है कि जो किंगडम में जो पीस है उसको रिस्टोर किया जाए और एडगर जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किंगडम को, इंग्लैंड को जो है वो नेक्स्ट लीड करेगा बेटर फ्यूचर की तरफ। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो किंग लेयर है वो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज़ में से एक मानी जाती है। किंग लेयर ने सब कुछ खो दिया, अपना प्राइड सिर्फ और सिर्फ अपनी पुअर जजमेंट की वजह से, और फाइनली उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो ट्रू लव है वो थ्रू एक्शंस देखा जा सकता है, ना कि फ्लैटरिंग वर्ड्स से। लेकिन ये रियलाइजेशन उसको बहुत लेट हुई थी, वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सका। ये प्ले हम लोगों को पावरफुल लेसन्स सिखाता है प्राइड के बारे में, बेट्रेयल के बारे में, लॉयल्टी, फॉरगिवनेस और जस्टिस के बारे में, और इस चीज़ के बारे में बताता है वो सब कुछ जो अपेरेंटली हम लोगों को नज़र आ रहा है, हो सकता है वो सच ना हो। सच्चाई की तलाश करने के बाद ही हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है पावर एंड अथॉरिटी। पावर जो है ये किंग लेयर का सेंट्रल थीम है। प्ले के बिगनिंग में ही किंग लेयर जो है वो अपना किंगडम जो है वो अपनी बेटियों में तकसीम करता है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बदले में उसको रिस्पेक्ट और अथॉरिटी दी जाएगी एज अ किंग। लेकिन उसकी जो जितनी भी पॉलिटिकल पावर थी वो सारी की सारी उसने लॉस्ट कर दी। गॉनरेल और रीगन ने उसको मिसट्रीट करना शुरू कर दिया। शेक्सपियर हम लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर डेंजरस भी हो सकती है, और जो अथॉरिटी है वो मेंटेन नहीं रह सकती सिर्फ टाइटल्स के। अगर सिर्फ टाइटल्स को रखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी भी होगी। इसके बाद है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। थ्रू आउट द प्ले हम लोगों को अपीयरेंस ये देखने को मिली है कि हर कोई एक दूसरे को धोखा ही दे रहा है। गॉनरेल रीगन जो है वो ये प्रिटेंड करती हैं कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं सिर्फ और सिर्फ पावर गेन करने के लिए, जबकि जो कॉर्डेलिया है वो ये अपेयर करती है, वो बहुत खुद को कोल्ड भी अपेयर करती है कि, और वो रिफ्यूज़ कर देती है कि अपने फादर की खुशामद नहीं करेगी, लेकिन ट्रूली वही अपने फादर से मोहब्बत करती थी। सिमिलरली जो एडमंड है वो खुद को ग्लॉस्टर के साथ बहुत लॉयल शो कर रहा होता है, बहुत इनोसेंट शो कर रहा होता है, लेकिन असल में उसी ने अपने फादर को बेट्रे किया। स्टार्ट में एडमंड को कसूरवार दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो इनोसेंट होता है। यहाँ पे शेक्सपियर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनके वर्ड्स की बजाय उनके एक्शंस पे जज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली रिलेशनशिप्स एंड बेट्रियल। अब ये जो प्ले है ये लव और बेट्रियल दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। जो किंग लेयर है उसको गॉनरेल और रीगन ने बेट्रे किया सिर्फ किंगडम हासिल करने के लिए, वहीं पे ग्लॉस्टर को उसके जो इलेस्टिमेट उसका सन था एडमंड उसने बेट्रे किया। जबकि उसके कंट्रास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो कॉर्डेलिया और एडगर थे वही अपने फादर्स के साथ दोनों लॉयल थे और अनफेयर उसको उन दोनों को ही ट्रीट किया गया। अब यहाँ पे शेक्सपियर हमें ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रू फैमिली लव है वो बेस करता है लॉयल्टी पे और सेक्रीफाइस पे, ना कि पर्सनल गेन पे। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइड। किंग लेयर का जो एक्सेसिव प्राइड था वही उसकी ट्रेजेडी की वजह भी बनी। उसने पब्लिक में डिमांड किया आगे कि जो मेरी बेटियां हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे पूरी पब्लिक के सामने, और उसके बाद जब कॉर्डेलिया अपने फादर को फ्लैटर करने से मना कर देती है तो वो गुस्से में आ जाता है। अपने प्राइड को प्रिवेंट करने के लिए, अपने प्राइड को बचाने के लिए वो कॉर्डेलिया को डिसऑन कर देता है और गलत डिसीजन ले लेता है।
अब यहाँ पे शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइड है वो किसी भी एक इंसान को भी और पूरी की पूरी फैमिलीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस एंड इनजस्टिस। अब इस प्ले में एक क्वेश्चन राइज होता है, जस्टिस जो है वो कहाँ पे है, ट्रू जस्टिस हम लोगों को कहाँ पे मिलता है। जो हमारे पास अच्छे करेक्टर थे लाइक कॉर्डेलिया, ग्लॉस्टर, उन्होंने सफरिंग को फेस किया, जबकि जो इवल करेक्टर थे गोनरल रीगन और एडमंड, उन्होंने अपनी जो लाइफ है थ्रू आउट सक्सेसफुली लाइफ जो है वो इंजॉय की है। सिर्फ और सिर्फ विलन्स को पनिश करने की बजाय कॉर्डेलिया थी, उसकी भी डेथ हो गई, और जो ग्लॉस्टर है उसकी भी आंखें चली गई, ब्लाइंड हो गया वो। अब यहाँ पे शेक्सपियर ने ये कहा है कि जो जस्टिस है वो स्लो तो होता है लेकिन अनअवॉइडेबल होता है। उसके बाद हमारे पास है मैडनेस एंड विजडम। किंग लियर की जो मेंटल ब्रेकडाउन था, उनकी जो मेंटल सिचुएशन थी, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है पूरे प्ले में। जब किंग लियर को उसकी बेटियों ने रिजेक्ट कर दिया तो स्ट्रॉम में ही उसने कैसल छोड़ दिया, और अपनी मैडनेस के थ्रू ही उसने विजडम को गेन किया और अपनी जो मिस्टेक्स थी उसको अंडरस्टैंड कर सका वो। उसके बाद हमारे पास है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। करेक्टर जिसमें कि हम लोगों को कॉर्डेलिया, केंट, एडगर और फूल, यही करेक्टर से जो कि थ्रू आउट द प्ले हम लोगों को लॉयल देखने को मिलते हैं। इस प्ले में हमें ये बताया गया है कि जो लॉयल्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लटरिंग वर्ड से। उसके बाद है ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट। ब्लाइंडनेस जो है वो फिजिकली और सिंबॉलिकली दोनों के लिए ये थीम यूज़ हुआ है। ग्लॉस्टर जो था पहले फिजिकली ब्लाइंड था, जबकि जो लेयर था वो इमोशनली ब्लाइंड था। दोनों ने ही जो ट्रू लव था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब उनको ये कहते हैं ना, सफरिंग के बाद उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो हम लोगों ने फैसले लिए थे वो गलत लिए थे। शेक्सपियर ने ये सजेस्ट किया है कि जो सच्चाई है वो तभी नज़र आती है जब वो एक पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सफरिंग एंड रिडेम्पशन। इस प्ले में ऑलमोस्ट जो मेजर कैरेक्टर थे उन सब ने सफरिंग को एक्सपीरियंस किया है। किंग लेयर ने अपना किंगडम जो है वो उसके हाथों से निकल गया। ग्लॉस्टर की आईसाइट चली गई, उसकी आंखें नहीं रहीं। जो एडगर था उसको फोर्सली एग्जाइल कर दिया गया। हर एक करेक्टर को डिफरेंट हार्डशिप देखने को मिली, स्पेशली किंग लेयर को और ग्लॉस्टर को। अपनी सफरिंग की वजह से ही वो बाद में अक्लमंद भी हुए और मोर कंपैशनेट भी। उसके बाद हमारे पास है नेचर एंड नेचुरल ऑर्डर। अब ये जो प्ले है ये फ्रीक्वेंटली ये रेफर करता है कि जो नेचर है और जो प्रॉपर ऑर्डर है सोसाइटी का। किंग लेयर का किंगडम डिवाइड करने का जो डिसीजन था वो तो एक नेचुरल ऑर्डर ही था, लेकिन उसने अब इसी डिसीजन ने फैमिली और स्टेट दोनों को तबाही की तरफ ले गया। मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। क्लासिकल ड्रामा के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो भी रेडी किए हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।